So regulation of respiration means कि how breathing in breathing basically we have two components, that is inhalation and exhalation. Inhalation हम लोग क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं. एक्सहेलेशन में उसी यूज एयर को, यूज ऑक्सीजन को यूज होने के बाद CO2 को बाहर करते हैं. आगे ना, और जो भी कुछ उनके साथ गंदगी होता है, कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, एक्सक्रेशन में. तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, बात समझ में आ रही है क्या? तो ह्यूमंस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम लोग रिस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकें. तो ह्यूमंस हैव सम काइंड ऑफ एबिलिटी टू मेंटेन द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मतलब टू मेंटेन रेस्पिरेटरी रिदम, कि हम लोग कुछ देर तक अपने रेस्पिरेशन को कंट्रोल भी लेते हैं, कुछ ज्यादा भी कर लेते हैं. कभी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता है आपसे कि बेटा जोर से सांस लो, बोलता है कि नहीं बोलता है? अरे हाँ कि ना, तो ताकि उसको प्रॉपर्ली वो एनालाइज कर सके कि आपको क्या प्रॉब्लम है. बात समझ में आ रही क्या? तो इसमें हम लोग ये पॉइंट हमें लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो ह्यूमंस के अंदर वी हैव एबिलिटी टू मॉडरेट और इंक्रीज और डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रिदम, ताकि बॉडी का हम लोग डिमांड को फुलफिल कर सके. फॉर एग्जांपल नॉर्मली मॉर्निंग में जो बच्चे उठते हैं, या मैक्सिमम जो भी लोग उठते हैं, जो भी जॉगिंग वगैरह करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम बॉडी में आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ती है. तो एनर्जी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो सेल से उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी मिलने के लिए उसका जो हमने आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए. तो जब ऑक्सीजन होने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलने के लिए उसका रेट ऑफ रिस्पिरेशन को बढ़ाना पड़ेगा. जैसे हम लोगों ने बात किया था कि आपके पास इन ह्यूमन इन जनरल वी हैव ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. पर मिनट. अच्छा, ब्रीदिंग रेट क्या होती है कि एक मतलब कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसको एक ब्रीदिंग रेट बोलेंगे. तो जब आप 1 मिनट के अंदर काउंट करोगे तो अराउंड आपको ये वाला डेटा मिलेगा. चाहो तो आप क्लास के बाद इसको काउंट कर लेना कि 1 इनहेलेशन 1 एक्सहेलेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 ब्रीथिंग रेट. तो इन 1 मिनट यू विल गेट अराउंड 12 to 16 पर मिनट. क्लियर? ये हो गया ब्रीथिंग रेट. हार्ट बीट अलग चीज है, हार्ट बीट अलग चीज है, ब्रीथिंग रेट अलग चीज है. क्लियर? यस. तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज डन बाय न्यूरल सिस्टम. Regulation of respiration is done by neural system. Clear? For this we have respiratory rhythm center. Respiratory rhythm center. Any problem? और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? That is present in medulla. प्लेसेंटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट. और दिस इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, मतलब रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करता कौन? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दैट इज प्रेजेंट इन मेडुला. क्लियर है? अच्छा, इनको रेगुलेट करने के लिए आपके पास डिफरेंट क्या है, मैकेनिज्म है. क्या है? we have different mechanism to regulate the respiration या rate of respiration, बढ़ाने का, घटाने का, इसको मॉडरेट मतलब चेंज करने के लिए. क्लियर है? पहला हम लोग बात करते हैं इसमें, पहला बात करते हैं DRG. क्या बात करते हैं? DRG. DRG का मतलब क्या होता है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. क्लियर? ये पहला मेथड है. दूसरा होता है VRG, मतलब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. कोई दिक्कत है क्या? कागज सब ठीक है? कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे? कुछ गड़बड़ लग रहा है? नहीं सर.
समझ में आया देखो? हाँ सर। पक्का? हाँ। तो डीआरजी का मतलब जो आपके बॉडी का डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। कौन? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो कि आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन डोर्सल portion of medulla। और मेडुला को हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। आगे ना? यस। यस। मतलब यहाँ से, अच्छा, एक जो आपका आपने पढ़ा होगा बचपन में या क्लास 7 में तो नहीं, 8 में तो आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा आपने, और आई थिंक 11th के इसमें आपने सेल वगैरह में पढ़ा होगा, नर्व सेल के बारे में। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हाँ कि ना? जो कि एक्चुअली नर्व कंडक्शन का काम करता है। इसे काम करता है नर्व कंडक्शन का। नर्व कंडक्शन मतलब क्या? कि इम्पल्स को रिसीव करेगा, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन उनके सराउंडिंग में होगा उसको रिसीव करके उसको ट्रांसमिट करेगा, और ट्रांसमिट करके आपके पास ब्रेन, आपका जो नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि बॉडी के पेरिफेरी मतलब सेंटर के अलावा जो अदर पार्ट में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास ब्रेन आएगा, आपके पास स्पाइनल कोड आएगा, बाकी उसके अलावा जो वहां से नर्व निकलते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? तो ये फिर आपके पास चाहे तो डायरेक्ट ब्रेन पे जाए या फिर स्पाइनल कोड पे जाए, वहां पे जाने के बाद इसका क्या होता है, उन इम्पल्स का होता है एनालाइजेशन, मतलब उसको देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है? फिर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलता है बॉडी को, और उसके अकॉर्डिंग बॉडी एक्ट करती है। क्लियर है क्या? बोलो ना। तो मैंने क्या बोला? डीआरजी दैट इज प्रेजेंट इन डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें क्या होगा? आपके पास इंपल्स जाएगी, सिग्नल जाएगा, जिनकी वजह से वहां पे क्या होगा, एक इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, फिर वो आगे ट्रांसमिट होकर के अपना रिस्पॉन्स मतलब हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, फिर वहां से एक उसको वापस में आउटपुट मिलेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये मान लो ये दिस पर्सन इज डूइंग हैवी एक्सरसाइज, तो इनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना है, तो फिर आप जोर से बहुत फास्टली आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। जो मान लो 12 to 16 है तो बढ़ के अराउंड 20 हो जाता है। फिर जैसे आप अपने नॉर्मल रूटीन पे आते हो तो फिर आपका नॉर्मल ब्रीथिंग रेट हो जाता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप प्रेजेंट इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा सिग्नल्स जो जैसे कि आपके पास जब जो भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं उन पार्ट्स में क्या होगा, न्यूरॉन्स अवेलेबल होंगे, तो वहां से क्या होगा, सिग्नल्स जाएगा। क्लियर है? जनरेट बेसिक रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? देन फिर यहाँ से क्या होता है, ये आगे ट्रांसमिट करता है इसको। These nervous signals release from the DRG and आगे बढ़ो क्या, नेक्स्ट स्लाइड में चलो। सबका हो गया? जेल
हाँ सर। एंड कुछ एंड लिखा था ट्रांसमिटेड टू द डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है आपको याद है? बोलिए, डायफ्राम क्या होता है? muscle मसल्स, वेरी गुड वेरी गुड। present muscles below होता है? the lungs. इट इज नॉट मसल बेटा, इट इज अ मेम्ब्रेन और इट इज अ लेयर। हमने क्या पढ़ा था कि एक तरीके का लेयर होता है जो कि चेस्ट कंटेंट को, मतलब चेस्ट कंटेंट को एब्डोमिनल कंटेंट से सेपरेट रखता है। यस, और प्लस क्या करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। तो वही डीआरजी से, मतलब डोर्सल पार्ट से इन डायफ्राम के पास वो रिस्पॉन्स जाता है और कहता है कि आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना है या घटाना है। बात समझ में आ रही है? एक यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है EICM। EICM क्या होता है कमला बेटा, आपको मालूम है? नो सर। एनीवन को बताएगा EICM क्या एक्सटर्नल होता है? इंटरकोस्टल मसल। हाँ, जो हम लोगों ने बात किया था ना, जैसे आपके पास ये क्या है, स्टर्नम है। ये क्या है आपके पास? ये स्टर्नम है। और कुछ आपके पास इस तरीके से था ना, बैक साइड में आपके पास रिबकेज था, था कि नहीं था? और पीछे में ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास ये अटैच है, क्या ये अपने आप हवा में रहेगा या फिर किसी न किसी मसल से अटैच किया हुआ रहेगा? यस, तो कुछ मसल्स इस तरीके से अटैच होंगी, कुछ आपस में इंटरनली अटैच होंगी। तो यहाँ पे जो आपके पास रिब केज होता है, जो रिब्स होता है, अलग अलग यूनिट, ये जो मसल्स यहाँ पे अटैच होती है, टू टाइप्स ऑफ मसल होती है। एक को बोलते हैं मसल, इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। एक को बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन और डायफ्राम दोनों मिलके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या? मैंने क्या बोला, जो आपके पास रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला। यस और नो? इसमें दो कंपोनेंट काम करेगा, एक होता है डीआरजी, एक होता है वीआरजी। मतलब पहला डीआरजी क्या है, डोर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप। ये कुछ न्यूरॉन्स के ग्रुप हैं जो कि रिस्पिरेशन को, रेट ऑफ रिस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट होती है, जो कि उसके मेडुला के डोर्सल पोर्शन में प्रेजेंट होती है। दैट इज प्रेजेंट इन द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। यस और नो? दैट सेंड सिग्नल्स from these neurons and generate basic respiratory rhythm, and वहां से जो सिग्नल जनरेट होगा, that is released from DRG and transmitted to the और transported to the, मतलब यहाँ पे ट्रांसमिट ही आएगा टू डायफ्राम एंड EICM, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसको क्या बोलेगा, अगर मान लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाना होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाने का मतलब क्या है, जो आपका चेस्ट कैविटी है, याद है आपको हम लोगों ने बात करा था कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, याद है क्या? तो Yes, उसको sir. बढ़ाने के लिए आपका चेस्ट कैविटी बाहर फैलेगा, अप एंड आउटवर्ड ज्यादा बढ़ेगा। जो मान लो अगर आप हैवी एक्सरसाइज करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो उस तरह ये मैसेज आएगा, तो क्या बोलेगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो चेस्ट कैविटी और फैलेगा, मतलब इसके अंदर का वॉल्यूम और बढ़ेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा। इससे जो आपके बॉडी में एनर्जी की नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। कागरे सब ठीक है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं सर। चलो नेक्स्ट आपके पास क्या है, VRG। अगला क्या है, VRG। ये तो शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे इसको बताइए? Ventral respiratory group. वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप। कमला समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. हाँ, जैसे वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट था, वैसे कहां पर प्रेजेंट होंगे, वेंट्रल साइड में।
yes or no? Basically in this neurons are located anterolateral to dorsal respiratory rhythm center. अच्छा, ये जो पार्ट है ना वीआरजी और जो हम लोगों ने डीआरजी पढ़ा, यहाँ से आपको सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि रेस्पिरेटरी रिदम्स जो आपका रेस्पिरेशन है ये कहाँ से कंट्रोल होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लियर है? समझ रहे हो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो मेडुला रेस्पिरेटरी रिदम, इट इज कंट्रोल्ड बाय रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दैट इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है ना? सवाल इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा आपको यहाँ से। क्लियर? अच्छा, वीआरजी जब हम लोग इंस्पिरेशन करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन के दौरान ये इनएक्टिव होता है। समझ में आ रही है? ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन इट इज इनएक्टिव। जब इसको ज्यादा एक्सरसाइज करें, मतलब ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी तब जाके एक्टिव होगा। जब एक्टिव होगा इसका मतलब एनर्जी टेकिंग प्रोसेस होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस ड्यूरिंग नॉर्मल respiration it remains inactive। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से both DRG as well as VRG will control the respiratory या rate of respiration। ये सुनो। अच्छा, इसके जो कुछ सिग्नल्स होंगे जो कि इंस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा, कुछ न्यूरॉन्स होंगे जो कि एक्सपायरेशन को कंट्रोल करेगा, मतलब दोनों मिलकर के रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करेगा। चाहे तो बढ़ाएगा चाहे तो वो डिक्रीज करेगा या नॉर्मल में लाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। तीसरा बात करते हैं इसमें हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोटैक्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं? न्यूमोटैक्टिक सेंटर। बेसिकली इट इज लोकेटेड ऑन द पोन्स। जैसे कि हम लोगों ने बात किया ना, पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, याद है क्या? ये हम लोग इसका एक्चुअल में लोकेशन कहाँ पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम पे। हाँ जी, कहाँ पढ़ेंगे? नर्वस सिस्टम। अरे होता है ना, सेरेबरम होता है, सेरेबेलम होता है, पोन्स होता है, PONS पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। यस और नो? फिर हम वहाँ पढ़ेंगे मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यस और नो? फोर ब्रेन पढ़ेंगे, फिर अलग अलग लोब पढ़ेंगे, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, आगे ना, ये सारा लोब पढ़ेंगे। फिर वहाँ पर ये भी देखेंगे कि झील के ब्रेन में कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिवेट है, जो ऐसे हमेशा करते रहते हो। ठीक है? तो बेसिकली न्यूमोटैक्टिक सेंटर दैट इज प्रेजेंट इन पोन्स। पोन्स क्या है? ब्रेन का हिस्सा है, यस और नो? और ये मिड ब्रेन में आता है, यस और नो? समझ में आ रही है? प्रेजेंट इन पोन्स। अच्छा, ये जो न्यूमोटैक्टिक सेंटर है ना, इनको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनको बोलते हैं स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब जैसे इंस्पिरेशन हो गया, फिर जैसे ये क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब एक्सपायरेशन अपने आप हो जाएगा। समझ आ रही है? हमने पढ़ा ना कि इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस बट एक्सपायरेशन इज पैसिव प्रोसेस। मतलब ये इसको एनर्जी नहीं लगेगा, अपने आप
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट किया तो रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव हो गया, जिनकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गई और एयर अंदर चला गया, फिर अपने आप को छोड़ देगा, अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। नो बोलो। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमोटैक्टिक सेंटर को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड स्विच ऑफ पॉइंट। इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन, यस और नो? बात समझ में आया क्या? सबने लिखा क्या? हाँ सर। मूविंग टू नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट कंटिन्यू करके लिखेगा। अच्छा, जो न्यूरॉन्स वहां पर प्रेजेंट, कमला लेफ्ट में लिखे या? Yes, sir. जो न्यूरॉन्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, क्या बोला मैंने? जो न्यूरॉन्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं तो उनकी वजह से जो सिग्नल प्रेजेंट होगी, दैट सिग्नल विल बी सेंड टू दिस सेंटर। कौन सा? न्यूमोटैक्टिक सेंटर दैट इज प्रेजेंट इन पोन्स। क्लियर है? अब पोन्स में जाने के बाद ये जो सिग्नल्स दिया है फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, एनालाइज करेगा, उनके हिसाब से रिस्पॉन्स शो करेगा, है कि ना? चाहे तो वो उसको रिड्यूस भी कर सकता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा भी सकता है, यस और नो? तो इट कैन रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी रेट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? So can you repeat the last point once more? I have said that the signals which are produced at this region, at the point of at that activity, या फिर जब हम लोगों ने आपका ब्रीदिंग रेट मतलब की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की ज्यादा पड़ेगी, तो उस टाइम जो आपके पास न्यूरल सिग्नल्स वहां पे कहाँ पे जाएंगे? न्यूमोटैक्टिक सेंटर पे जाएगा, मतलब सिग्नल जाएगा। अब सिग्नल जाने के बाद क्या होता है? उसका एनालाइजेशन होता है कि हाँ बॉडी में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी या डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उनके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। फिर वहां से रिप्लाई वाला मैसेज आ जाएगा कि हाँ देखो आपके बॉडी में एक्सरसाइज ज्यादा बढ़ रही है, आपको रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बोलेगा वो कि डायफ्राम और इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज देगा कि आपको और कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर को अंदर आ सके। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देयर बाय इट कैन अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन को बढ़ाएगा और एक्सपिरेशन तो अपने आप हो जाएगा। इंस्पिरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस और एक्सपिरेशन इज पैसिव प्रोसेस। गॉट इट? Yes, sir. या नहीं समझा? समझ में आया क्या? Yes, sir. उसमें लिखिए न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस न्यूमोटैक्टिक सेंटर, यस और नो? दिस का मतलब क्या है? न्यूमोटैक्टिक सेंटर से लिख लीजिए आप लोग। टैक्टिक सेंटर, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? कहाँ प्रेजेंट होती है न्यूमोटैक्टिक सेंटर? बताइए। पॉन्स। पॉन्स में। एंड पॉन्स इज द पार्ट ऑफ मिडिल, अरे फोर ब्रेन होता है ना, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन, तो मिड ब्रेन का ये पार्ट होता है। क्लियर? रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ inspiration and thereby alter the respiratory rate. Clear to everyone?
इस पे हमने लिखा क्या? हाँ सर। Should I move to next? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा इसका डिसऑर्डर, और यहाँ से ना हर साल सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना वहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर्स के बारे में, कि कभी न्यूट्रिएंट्स कमी तो क्या होगा, या जॉन्डिस वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट आप टॉपिक लिखिए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या बोला मैंने? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब जब ये नॉर्मल फंक्शन से हट के काम करने लगे और बॉडी में कुछ प्रॉब्लम कॉज करने लगे, इसी को तो बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इट मे बी एस्थमा, इट मे बी ब्रोंकाइटिस, इट मे बी एम्फाइसेमा, यस और नो। इट मे बी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जो लोग ऑक्यूपेशन पे हैं, मतलब जो लोग किसी काम काज पे लगे हुए हैं और उसकी वजह से इनकी रिस्पिरेशन में कुछ प्रॉब्लम होता हो या कोई डिजीज होता हो, कोई डिसऑर्डर होता हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, जो लोग ग्राइंडिंग मिल्स पे काम, जो ग्राइंडिंग एरियाज पे काम करते हैं, कोल माइंस पे काम करते हैं, जो लोग जहाँ पे मार्बल्स वगैरह बनती है वहां पर काम करते हैं, तो वहां पर डस्ट वगैरह तो बहुत होगा ना। अब डस्ट क्या आपके लंग्स के लिए फेवरेबल चीज है या फिर बहुत हार्मफुल चीज है? हार्मफुल। हार्मफुल है, मतलब आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे जो इस वजह से जो डिसऑर्डर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन पे है, उनकी वजह से जो रेस्पिरेशन में कुछ डिसऑर्डर होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। गॉट माय पॉइंट? इसमें हम लोग पहला बात करें किसके बारे में? एस्थमा के बारे में। एस्थमा। अच्छा, नीट में सवाल क्या पूछेगा कि पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग एस्थमा, या फिर फॉल्स रिगार्डिंग एस्थमा। ये पूछेगा कि एस्थमा में होता क्या है। क्लियर? इसमें पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे कि जिसको एस्थमा होगा, जिसको एस्थमा होगा, तो दैट पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्योंकि जो आपके पास जो उनके जो एस्थमा वाले पेशेंट होंगे, जो, अच्छा हम लोगों ने क्या पढ़ा था लंग्स के बारे में? लंग्स के ऐसे कुछ था पार्ट अपने पास, पार्ट, यस और नो? था कि नहीं था? इसमें हाँ, कोई आपके पास ये था ट्रेकिया, ये था आपके पास क्या? ब्रोंकाई, देन फिर ब्रोंकियोल्स, लास्ट में क्या था आपके पास? बलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अल्वियोलाई। तो ये जो इनके पास ब्रोंकाई होते हैं ना, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, तो जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, क्या उसका पाथ छोटा हो जाएगा? हाँ सर। जब पाथ छोटा हो जाएगा तो तभी आपने आसपास में सुना होगा, जो लोग रात में सोते हैं बड़ी जोर की जनरेटर स्टार्ट करते हैं वो लोग, मतलब खुद न सोते हैं, खुद तो मजे से सोते हैं पर सामने वाले को सोने नहीं देते हैं। इसको बोलते हैं व्हीजिंग साउंड या हॉर्सनेस, मतलब जिसको बोलते हैं हिंदी में खर्राटा। ये मालूम है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, वो पार्शियली ब्लॉक हो जाती है। अरे कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा तो जी नहीं पाएगा, तो पार्शियली ब्लॉक होती है। हाँ, कम समझ में आ रहा है क्या? जो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिस रास्ते से गैस का ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो उसका ट्रेवलिंग होती है, अगर वो पार्शियली ब्लॉक हो जाए, क्योंकि उसके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में क्या होती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास रास्ता है जाने के लिए, ठीक है? अब इस वाल्व का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो जो वो एयर फ्रीली जा रहा था अब वो फ्रीली जा नहीं पाएगा, जिनकी वजह से कुछ आवाज होने लगती है। आगे ना, मतलब स्मूथली एयर ट्रेवल नहीं कर पाता, तो इनके इन्फ्लेमेशन की वजह से एक व्हीजिंग साउंड आती है, और ये सिम्टम्स है एस्थमा वाले पेशेंट को जानने के लिए। क्लियर है? इसमें पहला पॉइंट लिखेगा आप लोग। पहला पॉइंट क्या लिखिएगा? द पर्सन जो ऐसा एस्थमा से बिलोंग करता है
having difficulty in breathing. क्योंकि उसका रास्ता पार्शियली ब्लॉक हो जाता है, जिनकी वजह से causing wheezing sound. Yes or no? Wheezing sound. अच्छा, wheezing sound ऐसा क्यों होता है? Due to inflammation of bronchi and bronchioles. ये नीट में पूछा गया है कि अस्थमा किस वजह से होती है, क्या इतना याद रहेगा? हाँ सर। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई है उसका ब्रांचिंग को क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। यस और नो? क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। झील हो गया, मतलब झील का हो गया तो सबका हो जाएगा, इतना समझ में आ गया मुझे। कमला हो गया बेटा? Yes, sir. झील हो गया क्या? हाँ सर। तो जोर से बोला करो, ठीक है? नेक्स्ट डिसऑर्डर लिखिए, ब्रोंकाइटिस। अच्छा, कभी मैंने ITIS का मतलब बताया था? क्या मतलब होता है ITIS का? बोलो। याद नहीं? स्वेलिंग। हाँ, स्वेलिंग मतलब यहाँ पे इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। जिस वर्ड में भी ITIS लगा हुआ रहे जनरली इसका मतलब क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। जैसे कि अर्थराइटिस, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन। यस और नो? तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेगा? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रोंकाई। क्लियर टू एवरीवन? इन दिस, इसमें क्या होता है? इन विच there is a regular swelling, मतलब फूल जाना, and itching, खुजलाना, of bronchi. क्लियर है? और इसको पहचानेंगे कैसे? ऐसे पर्सन को रेगुलर कफिंग होगी, हाँ कि ना? अब ये मत कहना कि सर आपको ब्रोंकाइटिस तो नहीं होगी। हाँ जी, झील कह सकती है, तो कोई टाइम। ये कुछ सिम्टम्स हैं, फिर उसका चेकअप होता है, तो फाइनली उनका कंफर्मेशन होता है। क्लियर? बोलो, क्या इतनी बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? झील को क्या है बोलो? आगे बढ़ो। क्या हाँ सर। झील हो गया? कमरा समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो आपको छोटा हुआ है कैसे करेंगे आप? सर आपने रिकॉर्ड किया है ना लेक्चर्स, तो आप मुझे वो फॉरवर्ड कर दीजिएंगे। हो गया सर। तीसरा लिखिए एम्फाइसेम।
एम्फाइसेमा। अच्छा, जो डिजीज वगैरह होती है, जो डिसऑर्डर वगैरह होती है, बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। क्या मतलब, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा डिजीज के बारे में, कि कुछ क्रोनिक डिजीज होते हैं, कुछ एक्यूट डिजीज होते हैं। बोलो। नहीं बोलोगे? सत्या। मैंने क्या बोला, आपने सुना नहीं? मैंने बोला डिसऑर्डर या डिजीज दो टाइप का होता है, क्रोनिक होता है और एक्यूट होता है। क्या मतलब इसका? क्रोनिक Chronic मतलब जो मतलब- लंबे समय तक रहता है। और एक्यूट मतलब बहुत सीरियस होता है। सीरियस, हाँ सीवियर होता है जो। सीवियर होता है। लेकिन अब बेसिकली ये टाइम पीरियड को लेके कहा गया है। कुछ लॉन्ग टर्म डिजीज होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म डिजीज होते हैं। तो एक्यूट एंगल आपने तो पढ़ा होगा, तो एक्यूट मीन्स क्या है, छोटा। तो कुछ जो कम पीरियड वाले डिजीज होते हैं, इनको एक्यूट डिजीज या एक्यूट डिसऑर्डर बोलते हैं। जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर। जो एम्फाइसेमा होता है ना, बेसिकली इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। यस और नो? इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। बात समझ में आ रही है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसका पहचान क्या है, इसमें होता क्या है, जो इसके अल्वियोलाई होते हैं, उनके वाल्व जो होते हैं ना, इसमें वो डैमेज हो जाते हैं। इनमें, इन एम्फाइसेमा द वाल्स ऑफ अल्वियोलाई आर डैमेज। यस और नो? वाल्स ऑफ alveoli are damaged। जब उसके वाल्व ही डैमेज हो जाएंगे तो गैस की डिफ्यूजन कैसे हो पाएगा? यस और नो? Yes, याद sir. है हम लोगों ने बात किया था, कुछ इस तरीके से आपके पास क्या होते हैं, अल्वेलाई होते हैं, और इनके सराउंडिंग में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। ड्यू टू द हैविंग प्रेशर डिफरेंस, O2 अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा। इस तरीके से हर अल्वेलाई के पास ऐसा होता है। बात समझ में आई? अगर इसके वाल ही अगर डैमेज हो जाएगा, इसका अगर वाल ही डैमेज हो जाएगा, देन हाउ इट इज पॉसिबल कि गैस की ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगी? क्लियर है? अच्छा, एक पॉइंट आपने पहले आपने ध्यान दिया और नहीं दिया हो, इसमें एनसीईआरटी में जब आपने लेवल देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है वन सेल्ड थिक। क्या लिखा हुआ है? वन सेल्ड थिक। इसका मतलब पता है आपको? ये थिक होता नहीं है, वो एक सेल का साइज का है, इसलिए बोलते हैं वन सेल्ड थिक। क्लियर है? क्या बोलते हैं, वन सेल थिक इसलिए बोलते हैं ताकि, क्योंकि उसका जो साइज है वो एक्चुअली सिंगल सेल की बनी है। इधर सिंगल सेल है, इधर सिंगल, मतलब जो पूरा का पूरा लेयर है वो कौन सी सेल से बनी है, सिंगल सेल से बनी है, इसलिए क्या बोलते हैं, वन सेल्ड थिक बोलते हैं। ये आपको अल्वेलाई और ब्लड वेसल के बीच जहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, बेसमेंट सब्सटेंस भी है, वहां पर एक लेवलिंग दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में। बात समझे क्या? हेलो? हाँ सर। In emphysema, the walls of alveoli are damaged. क्लियर है? जिनकी वजह से, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस घटेगा या बढ़ेगा? यस, रेस्पिरेटरी सरफेस इंक्रीज और डिक्रीज? Decrease. ऐसा मैं लिखूं चलेगा क्या? डिक्रीज। हाँ सर। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज। क्लियर है? और इसका एक मेजर कंसर्न किस वजह से होता है? सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं उसको एम्फाइसेमा का चांसेस ज्यादा होता है। क्लियर टू एवरीवन? मेजर causes of this disorder is cigarette smoking, और बहुत बुरी चीज है। क्लियर? हाँ। हाँ क्या कहे, अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी।
जब इसका वाल्व डैमेज हो जाएगा तो जो उनके अल्वेलाई है ना वो फ्यूज हो जाते हैं, जिनकी वजह से गैस का ट्रांसपोर्टेशन, गैस की डिफ्यूजन मुश्किल होती है। क्लियर है? यस डन? झील हो गया? पता था। Should I move to next? कमला हो गया? यस सर यस सर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। मतलब याद है ना, मतलब मालूम चलेगा ना ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे हाँ वो काम करता है उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हाँ काकड़े, क्या करे का करे का करे ना, ठीक है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यस हाँ सर। जैसे इसमें आपके पास क्या क्या आएगा, पहले हम लोग एग्जाम्पल लिख लें क्या, या पहले आपको प्रोबेबिलिटीज में क्या होता है? जैसे कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, या फिर जो कोल माइनिंग होती है, जहाँ पे कोल्स की जहाँ पे माइनिंग वगैरह की जाती है, जब उसको तोड़ा जाएगा या फिर ग्राइंडिंग वगैरह की जाती है, पत्थर को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, तो वहां पर डस्ट वगैरह बहुत होती है। या फिर ऐसा है, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आपके इन माइनिंग एरियाज, जो कोल के माइनिंग होते हैं या फिर जो अदर चीज के एलिमेंट्स का माइनिंग वगैरह होता है, इसमें गोल्ड वगैरह होता है, सिल्वर वगैरह होता है, या किसी अदर एलिमेंट्स के माइनिंग वगैरह होती है, या फिर ग्राइंडिंग वगैरह होती है, या फिर पत्थर वगैरह को या फिर रॉक्स वगैरह जो तोड़ा है, काटा जाता है, तो वहां पर जो डस्ट वगैरह होती है ना, आपके हेल्थ के लिए, आपके लंग्स के लिए, आपके अल्वेओलाई के लिए बहुत ही हार्मफुल है, जो कि उसको ब्लॉक करता है और उसको प्रॉब्लम कोज करता है। यहाँ तक कि लंग्स के टिश्यूज को फाइब्रोसिस भी करवाता है, मतलब उसको रेसा रेसा बना देगा, मतलब कुछ फाइबर टाइप का बन जाएगा। जब फाइबर टाइप का बन जाएगा तो वो अल्वेओलाई के रूप में रहेगा ही नहीं, तो गैस की एक्सचेंज कैसे हो पाएगी? क्लियर है? चाहे स्टोन की ग्राइंडिंग हो या स्टोन के ब्रेकिंग में हो, तो जो वहां से डस्ट वगैरह प्रोड्यूस होती है, तो आपके बॉडी में जो आपका जो अल्वेओलाई है ना, एक पार्टिकुलर साइज, जो उसके पोर्स होते हैं एक पार्टिकुलर साइज के हैं, अगर उसके छोटे वाले होंगे तो वो आर पार तो हो जाएगा, यस और नो? एक पार्ट, ये आप लोग पता कहाँ पढ़ोगे, क्लास 12 के इकोलॉजी में पढ़ोगे कि पार्टिकुलेट का साइज कितना होना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है ना? उसको हम लोग पीपीएम में नापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे पॉल्यूशन होता है ना, उसमें भी ऐसे नापते हैं पार्ट्स पर मिलियन पे, कि पर मिलियन में इसके पार्टिकल्स कितने हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो गैस जो डस्ट वगैरह है, इनका साइज अगर पोर्स से छोटा है तो आर पार हो जाएगा, उसको ब्लॉक नहीं करेगा। अगर उसके साइज से बड़ा है तो क्या उसके पोर्स को ब्लॉक कर देगा? जब ब्लॉक करेगा तो गैस की एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, मतलब डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? और अपनी जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ऐसे डस्ट से कॉप अप नहीं कर पाता है, जिनकी वजह से अगर लॉन्ग एक्सपोजर, लॉन्ग टाइम तक इसके एक्सपोजर में रहेंगे तो आपके अल्वेओलाई में, आपके लंग्स में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिनकी वजह से क्या होगी, फाइब्रोसिस, मतलब कि जो आपके टिश्यू वगैरह है इसमें प्रोलिफरेशन हो जाएगा, मतलब टिश्यू से ही कुछ एक्सटर्नल टिश्यू की ग्रोथ होने लगेगी, जिनकी वजह से आपका लंग काफी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी डिजीज को हम लोग, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इसमें मैं क्या मुझे इसके डिफाइनेशन मैं लिखा हूँ क्या, फिर आप लोग समझ गए? दिखाना पड़ेगा? अरे बोलो। दिस इज बेसिकली ड्यू टू dust. Dust that is produced that is
प्रोड्यूस फ्रॉम ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। क्लियर? और क्या होता है जिनकी वजह से आवर डिफेंस मैकेनिज्म cannot fully cope with the situation. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लॉन्ग एक्सपोजर of this can give rise to inflammation. Yes or no? Inflammation, जिनकी वजह से leads to fibrosis. Yes, fibrosis का मतलब क्या है? proliferation of fibrous tissue, मतलब टिश्यू डैमेज हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ कि ना? जिनकी वजह से causes serious lung damage। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसका प्रोटेक्शन क्या हो सकता है? अभी बहुत अभी के टाइम में बहुत फेमस चीज है लास्ट मास्क। वेरी गुड। तो जो ऐसे फैक्ट्री में ऐसे जगह में काम करते हैं उसके लिए जो इनका प्रोटेक्टिव मास्क है ये होना बहुत जरूरी है, और अच्छे क्वालिटी वाला मास्क, ताकि उस पर डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना जा सके। बात समझ में आ रही है? जैसे मास्क पहनने से कोरोना रुके ना रुके, लेकिन जो पॉल्यूशन से जिनकी जो वजह से प्रॉब्लम हो रही थी एटलीस्ट उससे तो बच जाता है। आगे ना, आगे बढ़ो। तो एग्जांपल में लिखेगा आप लोग एंथ्रासिस, एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस कहाँ से होता है? कोल डस्ट से, जो कोल माइंस होते हैं वहां से ये प्रॉब्लम होती है। अगला है आपके पास एस्बेस्टोसिस। आपको पता है कि जो घरों पे छतों में जो टीन लगी होती है, जो रूफ लगी होती है, जो एक सीमेंट की टीन आती है क्या, समवट सीमेंट टाइप की, उसको बोलते हैं ना एस्बेस्टोस। जो उसका डस्ट होता है वो बहुत तगड़ी खतरनाक होती है, उससे भी जो बीमारी होती है क्या बोलते हैं? एस्बेस्टोसिस। यस और नो? कमला समझ में आ रहा है? अगला है सिलिकोसिस। Yes, sir. जो कि सिलिका से होती है, सिलिकोसिस। ठीक है। अगला है निमोनियोकोसिस। निमोकोनियोसिस, और इसको ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं। मतलब इतने डस्ट पार्टिकल चले आते हैं कि लंग ब्लैक जैसा होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसको ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं। ब्लैक लंग डिजीज बोलते हैं। क्लियर? क्या सबको क्लियर है? बताओ यस और नो? नीट के 18 में एक सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्लियर है? उसमें एक एस्बेस्टोसिस ऑप्शन था, सिलिकोसिस था, आई थिंक एक था एंथ्रेकोसिस, और चौथा कोई और था। तो क्या आप डिफरेंशिएट कर लोगे कौन सा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कौन सा नहीं है? क्लियर है?
कोई दिक्कत है बताइए। हेलो, नहीं आगे बढ़ूं? तो मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो, उसके लिए जो कंडीशन अराइज होगी उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। क्या मतलब? लो O2 सप्लाई टू टिश्यू। अगर टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो तो उस वजह से जो कंडीशन अराइज होगी उसको क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। व्हाट माय पॉइंट? हेलो, यस अगला कंडीशन आपके पास है एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया, जब आपके बॉडी में CO2 का अमाउंट, CO2 का लेवल बढ़ जाए, या फिर ऐसा कंडीशन हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ O2 लो हो जाए। तो जब आपके बॉडी में O2 का कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब अमाउंट कम होगा, और CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तब उस टाइम आपको क्या अच्छा लगेगा या सफोकेशन लगेगा? सफोकेशन। इसी सफोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्फाइक्सिया बोलते हैं। क्या याद रहेगा? यस सर। हाँ सर। स्टेट ऑफ, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। स्टेट ऑफ सफोकेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और लो कंसंट्रेशन ऑफ O2। क्लियर है? एक हाँ स्टार पॉइंट डाल के लिखिएगा। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विथ हाउ मच मॉलिक्यूल ऑफ O2? कमला बेटा आप बताइए, कमला आप बताओ। यस one सर। molecule of hemoglobin will combine with how much molecule of oxygen molecule? 2 4 हाँ, मैक्सिमम इतनी एफिनिटी है। कम वो 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। अच्छा, इस बात से मुझे एक बात याद आया, जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, क्या उन एरियाज पे गैसेस का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ज्यादा होता है? झील आप बताएंगे। जो लोग हिली एरियाज पे रहते हैं वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कम होती है, ज्यादा होती है? कम होता है सर। कम होती है। तो क्या उस कंडीशन में वो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर पाएगा कि नहीं? नहीं सर। जब नहीं कर पाएगा तो लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए, तो कैसे वो फुलफिल करेगा? रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। अच्छा, और कोई तरीका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पता है, अगर आप अपने बॉडी में, जो लोग प्लेन्स पे रहते हैं, जो लोग हिली एरियाज पे रहते हैं, दोनों में हीमोग्लोबिन का नंबर में बहुत फर्क पड़ेगा। पता है क्यों? एक तो वहां की बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है, तो क्या करता है ना, देखो जरूरत तो उसकी उतनी है जितना यहाँ पड़ती है, लेकिन क्या करते हैं ना, वो हीमोग्लोबिन का काउंट को बढ़ा देता है। उनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन होती है कि हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ जाता है। अब देख, जो आपके एक हीमोग्लोबिन एक बार में 4 बाइंड कर रहा था, पता है क्या करेगा? उसका 2 हीमोग्लोबिन ये 4 को ले जाएगा। मतलब ब्लड सर्कुलेशन का तेरा फास्ट हो जाएगा। मतलब वो वाला क्या बोलता, ब्लड प्रेशर वाले का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगी, समझ में आ रहा है? तो मतलब जो उनका 4 इससे 1 से भरपाई हो रहा था, वो ये 2 करेगा। मतलब कि बाइंडिंग एफिनिटी कम कर लेगा, ताकि वो सारे के सारे, जैसे कि मान लो आपका एक हीमोग्लोबिन आया, वो 4 से बाइंड किया, बाइंडिंग एफिनिटी घटा करके उसका जो रेट है उसको बढ़ा देगा। अब क्या करेगा, उतना ही टाइम में एक हीमोग्लोबिन आया, वो 2 बाइंड किया, दूसरा आया, वो 2 बाइंड किया,
तो जरूरत तो उतनी पूरी हो गई, इसलिए वहां पे हीमोग्लोबिन बढ़ जाते हैं भाई, जो उनका जो टाइम ऑफ बाइंडिंग है उसको कम कर देता है। अगर उसकी बाइंडिंग एफिनिटी में जो टाइम लगता है ना वो फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर उसका इंतजार करते रहे तो टिश्यू भूखे प्यासे मर जाएगा, सेल भूखे प्यासे मर जाएगा। तो ऐसा ना हो सके इसलिए वो बाइंडिंग एफिनिटी का जो टाइम है वो कम कर लेता है, और जैसे मान लो अगर एक भी बाइंड किया, एक बाइंड करके वो चला जाता है, ताकि उसको टाइम वेस्ट ना हो सके, क्योंकि उसको ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको हाइपोक्सिया। बस समझ में आ रही है? ये कंडीशन होती है हिली एरियाज वाले पीपल्स का। कोई दिक्कत है क्या बताओ? अरे बोलो ना। नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विल कंबाइन फोर कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। क्या इतनी बात समझ में आएगी? बोलो। और जब ये कंबाइन करेगा तो वहां पे हम लोगों ने बोला था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ पर क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कमला क्या बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन से बन गया तो क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब CO2 से बाइंड किया तो क्या बोलेंगे? कार्बिऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यस सर। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। अच्छा, जो ह्यूमंस में जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है, मतलब जो हीमोग्लोबिन यहाँ पाई जाती है, जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है? कमला बताएंगी। यस सर। जो हीमोग्लोबिन जो आयरन अपने बॉडी में पाई जाती है, तो आयरन का वैसे ऑक्सीजन स्टेट कितने कितने फॉर्म में होते हैं? +2 और नहीं +3 पता। होता है, +2 और +3 में होता है, यस सर। एकदम मालूम होगा आपको। तो Yes, ह्यूमंस पे जो होती है वो, मतलब जो हीमोग्लोबिन में जो आपके पास आयरन पाई जाती है, क्योंकि जो आपका ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है। सो नो, हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हेम का मतलब ही होता है आयरन, हेम का मतलब ही होता है आयरन। जो आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है? +2 या +3? +2। +2। और प्लांट में किस फॉर्म में होता है आयरन? +3 के फॉर्म में। ठीक है, इन हीमोग्लोबिन आयरन +2 के फॉर्म में पाया जाता है, +2 ऑक्सीजन स्टेट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना, तो इनका ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होता है। बात समझे क्या? अरे आयरन डी ब्लॉक के एलिमेंट है कि नहीं है? मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस नॉर्मल जानकारी दे रहा हूँ। समझ रहे क्या पार्वती? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होता है, वो वक्त के हिसाब से रंग बदलता रहता है। बात समझ में आ रही है? कभी +2 तो कभी +3 तो कभी +1, लेकिन आयरन जनरली +2 और +3 में ही रहता है। तो हीमोग्लोबिन में +2 और प्लांट्स में वो +3। अब ये मत करना कि सर प्लांट में भी क्या हीमोग्लोबिन होता है, मैं हीमोग्लोबिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हीमोग्लोबिन में आयरन की बात कर रहा हूँ और प्लांट्स में आयरन की बात कर रहा हूँ। अरे उसमें भी तो एलिमेंट पाया जाएगा ना, तो उसमें +3 के फॉर्म में पाया जाता है और इसमें +2 के फॉर्म में पाया जाता है। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ तक सबको समझ में आई? कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ, तो ये था आपके पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ क्वेश्चन हो जाए? क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बोलिए। चलो एक क्वेश्चन बताइए, जो कभी आपने एक मूवी आई थी हिचकी नाम से, देखा है? हाँ सर। वो जो हिचकी होती है वो किस वजह से होती है? सर वो डायफ्राम Diaphragm फास्ट के मूव करता है। हाँ, तो ये आप लिख भी सकते हैं या फिर आपको इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब याद रहेगा। जो उसको हिचकी को क्या बोलते हैं? हिचकप बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके।
सवाल पूछेगा कि दिस हिकअप इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, ऑप्शन है आपके पास इंटरकोस्टल मसल्स, फूड इन द एयर ट्रैक, inadequate ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट, चौथा है डायफ्राम। डायफ्राम याद रहेगा। वैसे लोग जब आप खाना वाना खाते हैं तो जब आपकी हिचकी आती है तो लोग क्या बोलते हैं, कोई आपको याद कर रहा है, बोलते हैं क्या? तो ये जो उसको मियत समझिए, जो भी समझिए, एक्चुअली क्या होता है, इस डायफ्राम में इरेगुलर मूवमेंट होने की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, ये डायफ्राम जो है ना, ये बड़े कमाल की चीज है, ये बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। अभी मैंने क्या बोला उससे पहले कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अभी मैंने क्या बोला, हिचकी इसकी वजह से होती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका भी कुछ रोल होता है डायफ्राम का। क्लियर है? तो आप रिस्पेक्टिव जगह जगह में इनका फंक्शंस के बारे में जानेंगे। क्लियर है क्या? पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पल्स फॉर वॉलंटरी मसल्स फॉर फोर्स ब्रीदिंग स्टार्ट्स इन, समझ में आया क्या? द इम्पल्स फॉर वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, मतलब जो हमारे विल में होती है। द मसल्स which is in our will, मतलब अपने हिसाब से उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकते हैं। फॉर अ फोर्स, मतलब कि फोर्सफुल ब्रीदिंग में ये स्टार्ट कहाँ पर होती है? ऑप्शन दे रहा हूँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वेगस नर्व, सेरेबेलम, सेरेब्रम। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मैंने लिखा है फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए जो इम्पल्स स्टार्ट होती है वो होती है सेरेब्रम में। क्या होती है? सेरेब्रम में। चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं, पॉइंट बना के लिख लीजिए, पॉइंट बना के लिख लेना। द इम्पल्स फॉर voluntary muscles for forceful breathing, yes or no? Start saying, तो क्या होगा इसको बताइए? सेरेब्रम। ध्यान रहे अगला भी वर्ड होता है सेरेबेलम, यहाँ पर क्या है? सेरेब्रम है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज स्टिमुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द वेनस ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द आर्टेरियल ब्लड, ऑक्सीजन कंटेंट इन द वेनस ब्लड, ऑक्सीजन कंटेंट इन द आर्टेरियल ब्लड। समझ में नहीं आया? अच्छा, आर्टेरियल ब्लड क्या होता है? आर्टरीज में फ्लो करेगा। ठीक है, वेनस ब्लड क्या होती है? जो वेन में होगा। वेन्स में होगा। तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम किस वजह से स्टिमुलेट होती है? इसका मतलब ये है ना कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कब चाहिए? जब अपने बॉडी में CO2 बढ़ जाएगा। तो ऐसा बोल सकते हैं जब आर्टरीज में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द आर्टेरियल ब्लड। अगर बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा ही नहीं, जो नॉर्मल लेवल से चलता रहेगा। अगर वहां पे CO2 बढ़ जाएगा तभी तो एक्टिवेट होगा ना। तो बेसिकली दैट इज स्टिमुलेटेड बाय, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है? एक हम लोग सेशन रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? रेस्पिरेटरी सेंटर, कमला समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। स्टिमुलेटेड बाय, रोचिंग क्लास में है? नो।
stimulated by carbon dioxide content in arterial blood. Yes or no? Yes. बड़े एटीट्यूड में ही है. ओके. अगला क्वेश्चन. Respiratory rhythm center is present in. Respiratory rhythm center is present in cerebellum, pons, medulla oblongata. medulla, पूरा नाम बोलो. medulla oblongata. Medulla oblongata. ये याद रहेगा. अगला क्वेश्चन. हिचकी और हिक्कप is due to the activity of Diaphragm. diaphragm. लिख लो. हिक्कप और is due to activity of diaphragm. आप लोग की बॉडी क्लास चल रही है क्या? ठीक है. हाँ जी, बॉटनी क्लास चल रही है. अगला क्वेश्चन. हंस रही हो मतलब? अरे बॉटनी क्लास चल रही है, छुट्टी में चल रहा है, हो रही है? चल रही है सर. चल रही है. अगला क्वेश्चन. न्यूमोटैक्टिक सेंटर इज प्रेजेंट इन या ऑन? बताइए. Pons. ऑप्शन है पोन्स है, मेडुला है, सेरेबेलम है, सेरेब्रम. बोलो. अगला क्वेश्चन. Asthma is a respiratory disease caused due to. Asthma is a respiratory disease caused due to infection of trachea, infection of lungs, bleeding into the pleural cavity, spasm in bronchial muscles. No idea. second, Sir, हैं? Tell me. इससे ये मालूम चलेगा कि जो आपने पढ़ा है और जो आपने सुना है, जो नहीं सुना है उससे भी मालूम चल जाएगा. सर ऑप्शन एक और बार. Infection of trachea, infection of lungs, bleeding into the pleural cavity, spasm in bronchial muscles. जहाँ पे आपने इसके बारे में लिखा है वहां पे लिख लो spasm in bronchial muscles. अरे तीनों तो होने से रहा ना, चौथा बच्चा वही होगा. तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे. और जो बोला ना मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तीनों तो था, चौथा ही नहीं था ना. तो कभी हम ऐसे भी सवाल आपको पूछा जाएगा कि तीन तो पता है, चौथा नहीं पता है, चौथे को आपको सेलेक्ट करना है. इसलिए बोलते हैं कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन टू ऑल, खास तौर से दिल के पास. ठीक है, लिख लिया क्या? स्पैज्म इन ब्रोंकियल मसल्स. अगला क्वेश्चन. When CO2 concentration in blood increases, breathing becomes. When CO2 concentration in blood increases, breathing becomes. पहला ऑप्शन, there is no effect on breathing. दूसरा ऑप्शन, slow and deep. तीसरा, faster. चौथा, shallower and slow. No idea. CO2 concentration increases ना, हाँ. faster होगी. अदर सोचो क्या होना चाहिए. छोड़ो. CO2 अंदर रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए? बाहर जाना चाहिए. तो बाहर जाने के लिए ब्रीथिंग रेट को कम होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा? ज्यादा. तो द फास्टर विल बी द आंसर, या तो नो? कमला समझ में आ रहा है क्या? यस सर. समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? कि जब आपके ब्लड में CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा
CO2 कहाँ से आएगी, क्योंकि सेल में रिस्पिरेशन हो रहा है, मतलब जो आपके पास कंपाउंड है उनकी ब्रेकडाउन हो रही है बायोमोलिक्यूल्स की, तो CO2 तो बनेगा ही बनेगा ऑक्सीडेशन के दौरान। ठीक है, जब ये बढ़ जाएगा, इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट को फास्ट करना पड़ेगा, तभी तो CO2 बाहर जाएगा और O2 अंदर आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट में पूछा गया है। हीमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विथ हीमोग्लोबिन Hb shows maximum affinity with which molecule? क्लियर है? पहला Yes, ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है अमोनिया। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रहेगा? यस और नो? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ कि ना? अगर आपसे कभी पूछे कि सोल्यूबिलिटी ज्यादा किसकी है, O2 की या CO2 की, कमला बताएंगी? CO2। हाँ, कितना से कितना टाइम? 20 to 25%। 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है सोल्युबिलिटी की CO2 की एज Oxygen कंपेयर से। टू O2। क्लियर? इसीलिए वो ज्यादा सोल्युबल फॉर्म में आता है, इसीलिए ये ज्यादा बाइंडिंग स्टेट में जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाउ मच ऑक्सीजन ब्लड सप्लाइज टू टिश्यू वंस इन वन सर्कुलेशन इन अ नॉर्मल कंडीशन? हाउ मच ऑक्सीजन the blood supplies to tissue in one circulation in normal condition? How much percent? 25। 25%। और अमाउंट में? 5। ठीक है, ये रहा आपके पास ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वी आर कंटिन्यूइंग नाउ